नमस्कार मित्रों, जेएनयू रेनेसा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, विद्यार्थियों की तरफ से कुछ शंकाएं आ रही थी, कुछ उनके विचार आ रहे थे और अभी हम जो लाइव हुए थे उस क्लास में शायद हम उन बिंदुओं को नहीं डिस्कस कर पाए या हमारे समझाने में शायद कमी रह गई। तो कुछ विद्यार्थी विचलित होकर कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि हम सर रिकॉर्डेड क्लास लेंगे, लाइव क्लास लेंगे, ऑनलाइन क्लास कैसी होगी, ऑफलाइन का क्या है। तो मित्रों, इन पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को हम किस दृष्टिकोण से पढ़ें। तो अब तो खैर ये तो संशय किसी विद्यार्थी के मन में नहीं रह गया कि पढ़ना कहाँ से है। चलो, ये संशय का निवारण तो कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा ने अच्छे से कर दिया है और मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी यदि उनको ऐसा लगने लगे कि लेकिन सर फर्स्ट ग्रेड तो छोटा एग्ज़ाम है, उसमें इतनी गंभीरता नहीं आएगी, तो वो अपने इस भ्रम का निवारण शीघ्र कर लें। गजेटेड पोस्ट है, स्कूल लेवल की सबसे हायर पोस्ट है स्कूल लेक्चरर। अब आप ये देखिए कि स्कूल लेक्चरर का पेपर तो 2010 के पेपर को हमेशा याद रखिए। 2010 में जिसमें लास्ट बार इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हो गया था फर्स्ट ग्रेड से, मैं उस पेपर की बात कर रहा हूँ जिसमें 50% तो जनरल की मेरिट गई थी इंटरव्यू कॉल के लिए। तो फर्स्ट ग्रेड में ऐसे भी पेपर आते हैं। और सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी तो ये सोचते हैं कि सेकंड ग्रेड में तो क्या है, वो तो बस वही है। काव्य शास्त्र के इतने बारीक सवाल आए हैं सेकंड ग्रेड में। आप 2011 वाला पेपर देखिए, 13 वाला पेपर देखिए। तो मित्रों, कोई भी पेपर को क्यों आसान ले? क्या ज़िंदगी उतनी आसान होती है? ज़िंदगी में इतनी कठिनाई है, चुनौती है। इस बात को हम जब जानते हैं कि यार जब जीवन ही इतना सरल नहीं है, तो पेपर की क्यों आप उम्मीद करते हो कि वो सरल आए? और चलो मान लेते हैं पेपर सरल आ गया, तो क्या आपको लगता है कि 60-65% आप बना दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मित्रों, सवाल सरलता का और जटिलता का नहीं है। सवाल है हर स्तर पर आपको टॉप करना है, वो है सवाल। यदि पेपर सरल आता है तो 98% बनाओ, यदि पेपर कठिन आता है तो 75% बनाओ। लेकिन मेरे एक बात तो ये समझ में नहीं आता कि जब पेपर आसान आता है तब विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमने इतनी डीपली तैयारी कर ली कि हम इन सरल सवालों को नहीं कर पाए। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन सी उलटवासी है जो कबीर दास ने भी कभी पेश नहीं की। और जो विद्यार्थी सरलता से ही जूझते रहते हैं और जब थोड़ा भी घुमाव वाला भाषा से खिलवाड़ करना पेपर सेटर बहुत अच्छे से जानता है, तो फिर वो उस भाषा को ही नहीं पकड़ पाता है, तो फिर उसको वहाँ दिक्कत आ गई। क्यों न हम एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की अच्छी प्रैक्टिस कर लें। फिर यदि छोटा पठार भी सामने आया तो हंसते खेलते दौड़ते हुए हम चढ़ जाएंगे। और यदि पेपर का लेवल कठिन आया तो भी हम सरलता से हंसते हंसते उसको जूझ कर लेंगे। और जिस पेपर की कठिनता की बात, कॉलेज में ऐसा पेपर आ गया, वैसा पेपर आ गया, मैं समझता हूँ कि यदि आपका वो नज़रिया विकसित हो गया तो उससे आसान पेपर तो कोई था ही नहीं। बस दृष्टिबोध बदल लीजिए आप। दृष्टिबोध बदलते ही आप ये अच्छे से ध्यान रखेंगे कि रट्टाफिकेशन, रचनाकारों को रटने का जमाना अब लद गया है। परीक्षा चाहे जो भी हो, चाहे 15-20 भी क्वेश्चन ऐसे आ जाएं, तो वही निर्णय कर देता है रिजल्ट का। तो मित्रों, एक तो अभी से आप जी जान से जुट जाएंगे, क्योंकि अगले साल जो गर्मियों का महीना होगा, जो मई का, जून का, उसमें ये सब पेपर कंडक्ट होने के पूरे आसार हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड की भर्ती हो। अब विद्यार्थी हमसे भारी मात्रा में फ़ोन करके लगातार एक बात पूछे जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि यदि ये मैं बात आपसे डिस्कस कर लेता हूं, यूट्यूब के द्वारा आप सब तक संप्रेषित हो जाएगी, तो आपकी उस जिज्ञासा का समाधान एक साथ कर देता हूं। हर फ़ोन पर मुझे यही बात समझानी पड़ रही है, तो उसको अब हम क्लास के रूप में समझते हैं। विद्यार्थी किस प्रकार से अध्ययन करे, तो आज उसके पास 2 प्रकार के प्रोग्राम है। एक तो ऑनलाइन, एक तो क्लासों का फॉर्मेट आजकल है ऑनलाइन क्लासेज। अब ऑनलाइन क्लासेज और एक है ऑफलाइन क्लासेज। अंग्रेजी लिखते हुए आपको
थोड़ा सा अंग्रेजी अब मैं लिख रहा हूँ तो आपको अजीब सा लग रहा होगा कि गुरुजी अंग्रेजी भी लिख सकते हैं क्या। और यकीन मानो अंग्रेजी के इन शब्दों को लिखने से पहले मैंने इनकी स्पेलिंग देख ली है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दूँ, क्योंकि वास्तव में तुम्हारा ये जो गुरु है ये मैथ के नाम पे और अंग्रेजी के नाम पे बिल्कुल शून्य है, और पाकर इस हृदय को शून्य सबने यहाँ डेरा डाला। तो घुमा फिरा के जो भी शब्द आता है वो हमको हिंदी की तरफ लेकर चला जाता है। अब बात यह है कि दो प्रकार की क्लासेज आजकल देखने को मिल रही है। अब मेरे कुछ विद्यार्थी तो ये कह रहे हैं कि गुरुजी हमको तो ऑफलाइन ही पढ़ना है। अब यदि उनको ऑफलाइन पढ़ना है तो मैंने उनको टारगेट दिया है कि भाई जितना घर पे रह सको घर रह लो, दीपावली का अच्छे से पूजन कर लो, क्योंकि जब मेरी क्लासेज प्रारंभ हो जाएगी तो आपको संडे को भी अवकाश मिलने वाला नहीं है, और 3-3, 4-4 घंटे मेरी क्लासेज चलती हैं। मैं केवल एक ही बैच बनाऊंगा और उस बैच में अपना सर्वोत्तम टाइम दूंगा, और उसके लिए मैंने तिथि को निर्धारित भी किया है 10 नवंबर। यदि इससे पहले ऐसा मेरा कोई प्लान चेंज हुआ, मुझे फुर्सत मिली, तो इससे पहले तो मैं बिल्कुल इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं यूट्यूब के द्वारा उसकी सूचना आपको दे दूंगा। बकौल अभी मेरा मानना है कि मैं 10 नवंबर से बैच प्रारंभ कर रहा हूं ऑफलाइन। तो जिन विद्यार्थियों को अब घर में घुटन हो रही है और शहर में निकलना है, और मैं समझता हूं कि घुटन नहीं होनी चाहिए, शहर में भी आएंगे तो भी घुटना ही है कमरे में। स्वच्छंद विहार का अब समय ही ना रहा, क्योंकि अब तो यह न समय है, जूझना ही तय है। उन परिस्थितियों से जूझना है मित्रों, क्योंकि सवाल केवल आपकी दो आंखों के सपनों का नहीं है। सवाल है कि आपकी दो आंखों का जो साथ पा रही कई दर्जने आंखों ने भी सपने पाल लिए हैं। मित्रों, हम परिवार में परिवार के सदस्य हैं, परिवार के अंग हैं। सवाल हम तक जुड़ा हो तो हम फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे साथ सब लोग सपने देख रहे हैं। और मुझे बार बार याद आती है वो कहानी डिप्टी कलेक्टरी। आप पढ़िए कि डिप्टी कलेक्टरी में नारायण बाबू पेपर दे रहे हैं, आरएस टाइप से, जैसे जो पेपर होता है स्टेट कमीशन का, प्री दे दिया, मेंस दे दिया और इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू का रिजल्ट देखो, बाबू सकलदीप देखो कैसे नास्तिक जीवन से आस्तिक हो गया, कैसे जो है मंदिरों में जाने लग गया है। जो आदमी नास्तिक है वो सुबह सुबह 4 बजे जो है मंदिर में जा रहा है। बेटे का विरोध करते आए थे नारायण का कि वो सिगरेट पीता है, गंदी लत है, लेकिन पिताजी चुपचाप आके उसके तकिए के नीचे सिगरेट कब रख के चले जाते हैं कि बेटे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नारायण की पत्नी भी जो है चुपचाप कमरे में झाड़ू लगा के ऐसे चली जाती है कि जैसे पता ही न चला हो कि कब कमरे में आया, कब चले गए। और बाबू सकलदीप और अपनी पत्नी से बातचीत करते हुए कहते हैं कि डिप्टी कलेक्टर की माँ बनने वाली हो। माँ भी कहती है सब्जी काटती हुई, तुम भी तो ना डिप्टी कलेक्टर के बापू बनने वाले हो, पहाड़ों में घूमोगे, हलवा पूरी खाओगे, मोटर गाड़ियों में सैर करोगे। मित्रों, पूरा परिवार एक सपना देख रहा है एक माध्यम से। और असल में खैर वो तो नई कहानी के आंदोलन का वो दौर है कि जब पूरा हिंदुस्तान एक सपना देख रहा है कि हम लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुए हैं और हम अब कहाँ स्टैंड पाएंगे, हम कहाँ तक जाएंगे। वो तो अनंत आकांक्षाओं की उड़ान को व्यक्त करता है। चाहे वो परिंदे, कहानी में परिंदों का आगमन हो, लतिका देख रही है कि परिंदे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ प्रतीकात्मक है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे साथ सबके सपनों का सत्य पला हुआ है तो क्यों ना हम हृदय सत्ता के सुंदर भाव से हिंदी को आत्मसात कर लें, जी लें इसमें, डूब जाएं इसमें। क्योंकि मित्रों 5-6 महीने का समय कब गुजर जाता है इसका कुछ पता ही नहीं चलता है। और जो देखो, ये तो क्लियर सी बात है कि आज आपका पूरा कंपटीशन केवल और केवल जो विशेषकर हिंदी के विद्यार्थी हैं उनका कंपटीशन अब रेनेसा के ही विद्यार्थियों से रह गया है। यही से विद्यार्थी जो बूम कर रहे हैं, ब्रिलियंट किस्म के विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, आपको रेस में आगे आना है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मिला जुला के हिंदी की सीटें आएंगी कितनी, 2400-2500। तो सिलेक्शन तो 2500 के आसपास ही विद्यार्थियों का होना है। तो उन 2500 विद्यार्थियों के रेस में आप कहाँ हो, ये चिंता आपको सुबह शाम सतानी चाहिए। जब रावड़ी राठौड़ मैंने पिक्चर देखी तो बड़ा प्रभावित हुआ। तो वो कमिश्नर है, कौन है, वो कहता है तुम्हें डरना चाहिए। तो वो कहता है अक्षय कुमार की, कौन कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है। और मुझे डर ये लगता है कि जब मैं मरूं तो मेरे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए।
और मेरा जो हाथ है वो मुझ पर ताव देता होना चाहिए। तो मित्रों, डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए, मुझको डरना चाहिए। मुझको डर इस बात का होना चाहिए कि ऐसा एक सवाल भी परीक्षा में बाहर से कैसे आ जाए। आपको डर इस बात का होना चाहिए कि एक सवाल भी हमारा कैसे छूट जाए। और मित्रों, मैं एक बात अपने विद्यार्थी से बार बार कहता हूं कि चलो, पढ़ाई अपनी जगह है, स्वास्थ्य अपनी जगह है। मेरे बहुत सारे बेहतरीन किस्म के विद्यार्थी जो शायद इस कॉलेज भर्ती परीक्षा को टॉप करने वाले थे, वो बिल्कुल लास्ट समय में असंतुलित हो गए, स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। कोई तो बैठा बैठा ही गिर रहा है, नींद नहीं ली प्रॉपर। ये क्यों तनाव आया? यदि पहले से आपकी तैयारी पूरी मुकम्मल हो जाए तो ये अंत समय में जो दबाव है, ये दबाव में क्यों ऐसे बात आ रही है? यार 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो गए कि इतना आसान सवाल आया कि भाषा भूषण उसका उत्तर कर दिया भूषण जय हो। क्यों? वाई? ये दबाव इसलिए आता है क्योंकि हम समय रहते हुए सचेत नहीं होते हैं। और फिर जो कबीर की बात है कि अब चिड़िया चुग गई खेत, आछे दिन पाछे किया न गुरु से हेत। अब ये तो खैर आपको इतनी समझ तो अच्छे से आ गई है कि हेत क्या है और गुरु का गुरुत्व क्या है और कैसे प्रश्न पत्र आते हैं और कैसे उनसे जूझना है। इस सत्य को तो आप अच्छे से जान चुके होंगे। अब जो आपकी जिज्ञासा है और जो आज का जो मेरा मुख्य विषय है वो ये बताना है कि अब मुझसे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कुछ तो कि सर हम तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, कुछ कह रहे हैं कि हम तो केवल ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, हम वेट कर रहे हैं। अब वेट करना उनकी मजबूरी भी है क्योंकि अब देखो, फिर आप कह दोगे कि सर आत्ममुग्ध है। अब आपके पास कहीं और जाने का रास्ता मैंने छोड़ा ही नहीं है, बंद कर दिए हैं रास्ते, लोगों की दुकान बंद कर दी हैं। लोग बहुत सारे प्रलोभन दे रहे हैं कि आ जाओ, जितनी फीस देनी हो दो या मत दो, लेकिन भीड़ दिखाओ, हमारे पास आ जाओ। तो ऐसी हालात जो है वो अब राजस्थान में बन चुके हैं। तो अब ये तो खैर आपके पास सवाल ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। ये अलग बात है कि जैसे ही मेरा ये वीडियो पूरा हो जाएगा, 4 लोग फिक्स हैं जो डिसलाइक वो सुनते बाद में हैं, पहले डिसलाइक कर देते हैं। हालांकि उनकी आत्मा को भगवान बराबर राहत देते रहे, क्योंकि ये तो जमाना जानता है जो दिखता है जो बिकता है। तो मित्रों, ये चीज़ आपके प्रति जो समर्पणशीलता है और जो ईमानदारी है, ना तो मैं उसमें कोई भी कटौती कर पाता हूँ। रात के 1 बजे जब मेरा मन करता है कि अब मुझे पढ़ाना है, तो मैं वीडियो देने के लिए आपके सामने आ जाता हूँ, जो मेरी अगले दिन सुबह वीडियो जाती है। तो मित्रों, अब आप जो ये मुझसे जानना चाह रहे हैं लगातार फ़ोन करके कि सर जो आप लाइव क्लास, ये जो ऑनलाइन क्लास आपकी है, इसमें आप कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं? क्या आप हमको लाइव क्लास देंगे, लाइव क्लासेस देंगे, या आप रिकॉर्डेड क्लास हमको देंगे? ये सवाल है। अब मित्रों, मैं आपको बताऊं कि मैंने लाइव क्लास पर भी बहुत अच्छे से विचार किया है और रिकॉर्डेड क्लास पर भी विचार किया है। लाइव क्लास में आपने देखा होगा कि हम YouTube पर जब भी लाइव होते हैं तो इतने विद्यार्थी जुड़ते हैं, इतनी अपनी बातें कहते हैं, और अधिकांश बातें तो नमस्ते सर, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इसके चलते रहते हैं। अब अध्यापक की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि वो उन चीज़ों को ना देखे तो अभी उसको अजीब सा लगता है, और देख करके जवाब आप देने लग गए तो क्लास का पूरा फ्लो टूट जाएगा। जो मस्तिष्क में विचारों का एक धारा प्रवाह, जो संगुम्फन आ रहा है, वो फिर विश्रृंखलित हो जाएगा और फिर उससे मज़ा बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, आपने देखा कि लाइव क्लास में 1 घंटे रहने में ही आपका 1.5 GB गया, 2 GB का डाटा उड़ गया। लाइव क्लास के दौरान आपका डाटा बहुत तेज़ गति से उड़ता है। तो मैंने इन पहलुओं पर विचार करके नहीं लाइव क्लास वाले ऑप्शन को रोक दिया और रिकॉर्डेड क्लासेज वाले ऑप्शन को दिया, जो मैंने अभी कॉलेज सहायक प्रोफेसर में भी ये 403 अपने वीडियो रिकॉर्डेड आपको प्रेजेंट किए। रिकॉर्डेड वीडियो में फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो कम MB में आपको संप्रेषित करते हैं, तो उसमें नेट भी कम खर्च होता है, और दूसरा उसमें जो फ्लो है क्लास का वो बना रहता है। केवल विद्यार्थी की यही तो एक जिज्ञासा है कि सर फिर हम सवाल कैसे पूछेंगे। तो मित्रों, सवाल पूछना है, जब आपको कमेंट करके जानना है तो सीधे मेरे व्हाट्सएप पे करो ना। लाइव क्लास में तो विद्यार्थी आपस में भी कमेंट कर रहे हैं,
तो इसलिए कमेंट करना है, आपको जानना है, आपको पूछना है, तो आपको मेरा फ़ोन नंबर उपलब्ध है, मेरी व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है। तो अब आपको लाइव क्लास की आवश्यकता कहाँ रह गई। और चूंकि रिकॉर्डेड क्लास के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं होता है, आपको रात में वीडियो देखना है, सुबह देखना है, शाम को देखना है। क्योंकि मान लीजिए हमने लाइव क्लास को 5 से 7 इवनिंग में शुरू कर दिया, तो आप देखिए कि उस समय कोई विद्यार्थी कुछ काम कर रहा है, घरों में तो महिलाएं बेचारी, वो तो महान संघर्षशील है। वो तो सही कहा है बाण भट्ट की आत्मकथा ने कि नारी देह देव मंदिर की भांति पवित्र है भाई। वो तो डबल स्ट्रगल करती है, घर की पूरी जिम्मेदारियों को संभालना और उसके बाद जो है पढ़ाई करना, बालक बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। वो अपने आप में तपस्या है, जीवन की बड़ी तपस्या है। तो टाइम बाउंड हम क्यों हुए। और दूसरी बात यह है कि रिकॉर्डेड क्लास को आप कितनी भी बार, हमने ऐसा बाउंडेशन नहीं लगाया कि इसको 2 बार देखो 3 बार देखो, उसको आप 2-3 बार लगातार सुन भी लेंगे तो चीज़ें आपके वैसे ही कंठस्थ याद हो जाएगी। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास में आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप वीडियो को तेज कर सकते हो, धीमा कर सकते हो, वो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आप उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाना, करना आपको कुछ भी नहीं है, केवल 9 से 12 की एनसीईआरटी तो अपने पास रख लेनी है, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो उसमें से टिक करते चलें, जो प्रश्न बन रहे हैं इन प्रश्नों को बनाते चलें, शब्दार्थ भावार्थ लिखते चलें। इसके अलावा आपको ना हिंदी साहित्य का इतिहास लाना है, ना काव्यशास्त्र आपको कहीं से लाना है, ना भारतीय, ना पाश्चात्य, ना भाषा विज्ञान, ना शिक्षण विधि, ना मनोविज्ञान की किताब आपको लानी है। सिर्फ क्लास सामने फ़ोन पर होगी, कानों में लीड लगाओ और अपने नोट्स बनाओ। और नोट्स बनू के फ्री करो। 2.5 से 3 महीने का टाइम तो आपको नोट्स बनाने में ही लग जाएगा। और उसके बाद उसका रिवीजन करो। वही है 63 महापुरुष गुणालंकारू, जिसको महापुराण कहते हैं, वही है। उसी को बार बार रिपीट करो, उसको इतना बार रिवीजन कर दो कि उसके पन्ने कहने लगे कि भाई हम मटमैले हो गए हैं। और मित्रों, फिर वहां से चुन चुन के आपके सवाल परीक्षा में आएंगे और आप उसको बेस्ट कर पाते हो। 10 किताब 20 किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फैक्चुअल गाइड पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने फैक्ट आपको यहाँ क्लास में हम पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम केवल अवधारणात्मक ही आपको पढ़ाते हैं। हम तो आपको एक एक फैक्ट से परिचित कराते हैं, और जब उस फैक्ट की बारीकियाँ हो जाती हैं तो उसको थोड़ा सा निकाल के अंदर गहराइयों में ले जाते हैं कि भाई इस चीज़ों को इस प्रकार से भी देख लीजिए। मीराबाई की रचना पढ़ाने से पहले पूरे मीराबाई होने का अर्थ, उनकी कविताई के तमाम पहलू डिस्कस किए, और वहाँ से सवाल फिर आते हैं। और यदि मान ले वो मीराबाई की रचना ही पूछ रहा है, डाटा पूछ रहा है, जन्म मरण पूछ रहा है, तो वो सब तो अपन डिस्कस कर ही रहे हैं। दोनों पहलुओं से आपको तैयारी करनी है, तथ्यात्मक भी और अन्वेषणात्मक भी। वह अन्वेषणात्मक ज्ञान जो आपकी तार्किक सोच और आपकी अवधारणाओं पर निर्धारित करता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और मेरा मानना यह है कि रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि मैं स्वयं विद्यार्थी होता और मुझे कोई सर पढ़ा रहे होते तो मैं इस क्लास का समर्थन करता, क्योंकि मैंने इसको आपको इसके लाभ गिनाए हैं। फिर भी कुछ विद्यार्थी जिनके जीवन में केवल आनंद तत्व खोजना ही है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कमेंट करने में ही मज़े आते हैं, तो मित्रों मैंने उनके लिए ये भी कहा है कि जब मैं ऑफलाइन क्लासेज जो 10 नवंबर से शुरू कर रहा हूँ, तो उस दौरान जो मेरी क्लासेज लगेंगी, मैं सामने पूरा यांत्रिक उपकरण लगा दूंगा और उससे मेरी क्लास लाइव हो जाएगी। तो वही क्लास जो मैं 10 नवंबर से ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, वही क्लास आपको लाइव मिल जाएगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि लाइव का क्लास का जो आनंद है वो असल में खच्चर वाला आनंद हो जाएगा। तो या तो आप ऑफलाइन प्रेजेंट होकर के पढ़ो, या तो आप रिकॉर्डेड पढ़ो कि कोई चीज़ को कितनी बार पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ। आप मुझसे कोई डिस्कस करना है तो मुझे समझाओ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हूँ। कई बातें तो मैं अपने विद्यार्थियों से सीखता हूँ। वो कहते हैं सर आपने कहीं ये पढ़ा है कि ये ऐसा है, तो मैं एक बार तो चौंकता हूँ, वाह, मेरी आत्मा इतनी प्रसन्न होती है कि मैं विद्यार्थी से चीज़ सीख गया। अरे भाई, हम सब शिक्षक ही हैं, आप लोग भावी शिक्षक हों। और गुरु शिष्य से होने से ज़्यादा हम पहले कहीं अधिक अच्छे मित्र हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हिंदी अपने आप में एक परिवार है, और उस परिवार के हम सदस्य, वो हमारा बड़ा परिवार है, छोटे बड़े होते हैं। तो मित्रों, इसलिए बहुत सामान्यतः से एक बार तो कोई विद्यार्थी मुझे फ़ोन करता है, सर आपसे तो हमें इतना डर लगता है, बहुत डर के आपसे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं कोई ड्रैकुला नहीं हूँ, मैं कोई चाचा चौधरी वाला साबू भी नहीं हूँ जो इतना कि भाई, आप बहुत सहजता से जीवन जिए। और मित्रों देखो,
एक बात बराबर मेरे जहन में रहती है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ना ही तो कहा है छार भर मुठी। ये सत्य असल में मेरी आत्मा में बैठ गया है, इसलिए मेरा जीवन जीने का दृष्टिकोण दूसरा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया मेरा दूसरा है। बस एक बात मन में ज़रूर है कि माँ भारती हिंदी की सेवा करता रहूं। और अब चूंकि मैंने एक नया प्रयास इस बार किया है, बहुत ही उमंगित होकर के, कि मैंने कल से भारतीय इतिहास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पर एक नया काम शुरू किया है। वो ऐतिहासिक प्रोजेक्ट होगा और वो मेरे विद्यार्थी उसका फल तब बताएंगे जब उसका पेपर आयोजित हो जाएगा। मालूम चल रहा है कोई एंशिएंट इंडिया पढ़ा रहा है, कोई मिडाइवल पढ़ा रहा है, कोई मॉडर्न पढ़ा रहा है। हम आपको पूरे पाठ पढ़ा के दिखाएंगे, प्राचीन भारत, मध्यकाल, आधुनिक और वर्ल्ड। और मित्रों, इतिहास में जो मैं करने वाला हूँ, एक बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब मुझे लोग हिंदी से नहीं भारतीय इतिहास से जोड़ करके देखेंगे। और वो मेरा ड्रीम भी है, क्योंकि इतिहास से मेरा जो लगाव है वो दशकों पुराना है और मैं इतिहास में डूबा हुआ हूँ। मतलब बड़ी बेचैनी रही हिंदी और इतिहास के साथ चलने का, जो मुझे आनंद मिला है। मेरे बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं कि बेसिकली मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। हिंदी मेरा सहायक विषय रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब मेरा सहायक विषय ही ऐसा है तो फिर मेरा मूल विषय कैसा होगा। और इतिहास अपने आप में विद्यार्थियों की चुनौती है। इतना कूड़ा भरा पड़ा है, क्या परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है वो चीज़ पढ़ो और फिर उसकी तार्किक क्षमता समझो और फिर देखो। आप, मैंने अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं। पिछली बार स्कूल लेक्चर के 120 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो उन नोट्सों से बाहर थे। उन नोट्सों को मैं किसी भी प्रकाशन को नहीं दे रहा हूँ, लाखों रुपए के उसके दाम लगा रहे हैं, लेकिन उन्हीं नोट्सों को मैं अपने विद्यार्थियों को अपने ऐप में डालूंगा। मैं सेवा करूंगा, अपने विद्यार्थियों की सेवा करूंगा, तो उसमें मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो वो तो खैर मेरे विद्यार्थियों को सूचना भी चल गई है, तो खैर, तो वो मेरा एक नया नवाचार है। तो इसमें क्या है कि जो आप रिकॉर्डेड क्लास को लेकर के ये सोच रहे हो। अच्छा, एक विद्यार्थी ने मेरा आज मुझे फ़ोन किया और कहा कि सर, मैंने आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस लिया है और मैंने देखा कि जो पहला वीडियो है सर वो कितने साल पुराना है। तो असल में उस समय बोर्ड दूसरा था, कैमरा दूसरा था, दूसरे स्टूडियो में मैंने कुछ 20-25 वीडियो बनाई। उस वक्त मेरे बाल थोड़े कटे हुए हैं। तो मित्रों, तो मैंने उनको कहा कि भाई नहीं, वीडियो क्लासेस तो ये लेटेस्ट हैं। और मान लीजिए मैंने बाल कटवा करके, कभी बाल बढ़ा करके वीडियो बना लिए, तो क्या छायावाद की विशेषता बदल जाएंगी? तो क्या सिद्ध साहित्य की संवेदनाओं में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं। तो वो चीज़ छोड़िए कि हम किस रंग की शर्ट पहनते हैं, इंसान तो मैं ही हूँ ना। आप थोड़ा सा ये पहचान लीजिए भाई, सर ही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो आप तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, टॉपिक पर, उन पर विशेष ध्यान लगाइए। तो खैर, अब आपको बता दूं कि यदि कोई विद्यार्थी ने माइंड सेट कर लिया है कि हमको लाइव क्लास ही पढ़नी है, कमेंट ही करने हैं, 10 नवंबर से जो मेरा ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है, मैं वहाँ लाइव होऊंगा, वो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अध्यापक होने के नाते मैं अपने प्रिय शिष्यों को सलाह दूंगा कि या तो वो ऑफलाइन अध्ययन करेंगे या कि वो ऑनलाइन में जो मैंने कोर्स आपको दे रखा है रिकॉर्डेड, इससे बेहतर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सीधी क्लास है। और यदि आपके मन में कोई आ गया सवाल कि भाई अब ये पूछना है, तो मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है। मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि जैसे व्हाट्सएप चलाता हूं तो तुरंत उसका जवाब आपको प्रेषित करता हूं। तो मित्रों, ये तो बात हुई क्लासेज के बारे में, जो डिस्कशन जो विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे। तो एक तो मामला हुआ ये। अब हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों के संदर्भ में जिन्होंने अभी कोई भी पोस्ट हासिल नहीं की है। वो सेकंड ग्रेड का भी पेपर दे रहे हैं और वो फर्स्ट ग्रेड का भी पेपर दे रहे हैं। वो किस प्रकार से ज्वाइन करें और क्या करें कि पहले कौन सी वैकेंसी आ रही है, बाद में कौन सी आ रही है। अरे मित्रों, 15 दिन के अंतराल में दोनों वैकेंसी आ रही है। पहली और दूसरी का कोई मैटर ही नहीं है। साहित्य के इतिहास तो वही है, वही काव्यशास्त्र है। 9 से 12 वाली एनसीईआरटी पढ़ लो जब तक डिक्लेयर हो जाएगा। मैं तो नवंबर में सोच रहा था कि ये वैकेंसी नवंबर में आ रही है, लेकिन सूत्रों से जानकारी तो ऐसी मिल रही है कि ये शायद इसी महीने में आ जाए, एंड तक। इसलिए पेपर अगले साल दोनों ही होने हैं। और दोनों क्यों, कॉलेज लेक्चर का भी एग्जाम आरपीएससी कंडक्ट अगले साल करेगी ही। तो तीनों इस तरह के पेपर हमारे पास हो रहे हैं। अभी देखिए, सेकंड ग्रेड की हम बात करें और सेकंड ग्रेड में हम सबसे पहले फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर की क्या होगी रूपरेखा आप जानते हो मित्रों। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे।
इसमें से 60 क्वेश्चन तो वो होंगे जो आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान के हैं। राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है इससे जुड़े हुए आपके 60 सवाल आएंगे और 20 क्वेश्चन इसमें होंगे वो होंगे मनोविज्ञान के। मनोविज्ञान इसमें 10 क्वेश्चन है ये होंगे समसामयिक। समसामयिक जो करंट अफेयर होता है वो क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन में आ जाएगा आपका भारत और विश्व। अब आप ये देखिए कि ये मनोविज्ञान वाला जो पार्ट है ये और जो समसामयिकी वाला पार्ट है ये और भारत और विश्व वाला पार्ट है ये, क्या इनका संबंध फर्स्ट ग्रेड से नहीं है? बिल्कुल है। जब आप फर्स्ट ग्रेड की डूबकर तैयारी करेंगे तो ये मनोविज्ञान तो हिंदी के साथ में ही 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मनोविज्ञान तो आपकी यहाँ काम आ गई। दूसरा, समसामयिक करंट अफेयर के क्वेश्चन 10 फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं, वही तैयारी आपकी हो गई यहाँ। और ये भारत और विश्व से जुड़े हुए जो पहलू फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में लगे हुए हैं वो आ रहे हैं यहाँ। तो यानी कि आप यदि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं तो मित्रों उसमें 20 क्वेश्चन तो आपके आ गए फर्स्ट पेपर से और हिंदी के साथ जो 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आ गए वो आ गए। इसमें शेष क्या रह गया? शेष रह गया केवल राजस्थान जीके। और इस समय राजस्थान जीके के आप मास्टरमाइंड हैं क्योंकि आपने कॉलेज सहायक प्रोफेसर का पेपर दिया है, वहाँ राजस्थान जीके आपने पढ़ा, रीट की आपने तैयारी की, रीट में भी राजस्थान का और मनोविज्ञान का योगदान रहा है। तो ये अब आपके लिए कोई नया विषय नहीं रह गया। तो यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं इसके साथ प्लस राजस्थान और मिला दीजिए। राजस्थान को मिलाते ही आपका सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर तैयार हो चुका है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि इस बार चाहे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो या कि सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, अगले महीने से दोनों की ही ऑनलाइन क्लासेज आपको यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। बेहतरीन प्रोफेसरों के साथ जो संवाद धर्मिता की गई है वो आपके सामने प्रस्तुत होगा, इसलिए कहीं आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अब आपने टारगेट कर लिया भाई फर्स्ट, अब मान लीजिए किसी की एमए है ही नहीं तो वो तो सेकंड ग्रेड देगा, तो उसके लिए सीधा सीधा सवाल नहीं रहा उसके लिए फर्स्ट ग्रेड का। तो लेकिन जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड भी दे रहा है तो वो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पर पूरा ध्यान लगा दें। और उसमें भी देखिए अब जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, इसमें उसको मुख्य तौर से किन बिंदु पर ध्यान देना है? देखिए 15 क्वेश्चन तो आपके आ रहे हैं किसके? इतिहास के। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसको मैं स्वयं पढ़ाऊंगा इस बार। और एक इसमें 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के आ रहे हैं, ये करंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। यूपीएससी और आरएएस के मेंस और इंटरव्यू देने के जो फायदे हैं इससे मैं आपको यहाँ लाभान्वित करूंगा कि करंट में क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक प्रकार से 25 क्वेश्चन का मैटर तो आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा 15 क्वेश्चन जो प्रबंधन के आएंगे वो महत्वपूर्ण है। प्रबंधन, अब मित्रों ये आप काउंट करेंगे तो 15, 15, 30 और 40। अब इस 40 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आप अपने ग्रामर के जोड़ लें जो फोकट के अंक हैं, यानी कि 45 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे आपके अपने क्षेत्र के हो गए। केवल और केवल आप 45 क्वेश्चन को भी टारगेट कर लोगे तो भी आप आराम से 35 क्वेश्चन यहाँ बनाओगे और 35 क्वेश्चन आप फर्स्ट पेपर में बना दीजिए और सेकंड पेपर में आप 135 बना दीजिए, आपका सिलेक्शन टॉप में है। हाँ, यदि कोई विद्यार्थी मैथ को समझना चाहता है तो अभी टाइम है। सामान्य 10वीं स्तर की मैथ आती है, मैथ और रीजनिंग के इसमें क्वेश्चन आते हैं 12। रीजनिंग तो आसान आती है, 3-4 क्वेश्चन तो वो आराम से हो जाते हैं। यदि आप इसको साध लेते हैं तो आपकी मेरिट और बूम कर जाएगी। बाकी 5 क्वेश्चन अंग्रेजी ग्रामर के आते हैं, करो तो करो, नहीं छोड़ो ससुरी अंग्रेजी को बाहर में जाने दो। अब मैं परीक्षा में बैठ जाऊं तो ना तो मैथ का एक भी क्वेश्चन करूंगा ना अंग्रेजी का करूंगा, लेकिन बाकी किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये प्रबंधन का दायरा फिक्स है, इतिहास में से क्या बाहर आता है उसका दायरा फैला हुआ है लेकिन निश्चित है। करंट के भी कुछ निश्चित सूत्र पढ़ने पड़ते हैं।
तो मित्रों इन पहलुओं को ध्यान रखो। बाकी सामान्य ज्ञान भी आप यदि ल्यूसेंट वगैरह से देख लेते हैं तो वो व्यवहारिक सामान्य ज्ञान विज्ञान आता है, वो बहुत डीपली नहीं आता। तो इसलिए 4 क्वेश्चन, और ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं कुछ ज्योग्राफी के आगे, राजस्थान के आगे 3-4 क्वेश्चन, तो वो तैयारी आपकी पहले से ही राजस्थान किया है। तो कुल मिलाकर के एक सिलेबस दूसरे सिलेबस में समाहित है, अलग अलग नहीं है। ये बिल्कुल परेशान नहीं होना अरे फर्स्ट ग्रेड करें या सेकंड ग्रेड करें। अरे भाई 2 थाली हैं, 2 थाली में से एक बड़ी थाली जो है उसी में उठा के उसकी रोटियों को रख लो, दूसरी थाली को। अब वो 2-4 संख्या में ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं तो मेरी थाली में जितनी भी रोटी आती हैं 10-12 सबको खा जाता हूँ। फिर घर वाले कहते हैं यार तुम ज़्यादा खा लिया। अरे तो तुम 2 ही कम ना, तुम ज़्यादा दे रहे हो तो मैं सब कुछ खा जाऊँगा। तो मामला ये है कि आप जो है बिल्कुल विचलित ना हो। ये हो गया फर्स्ट पेपर का मामला। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के साथ में फर्स्ट पेपर में आप केवल क्या ऐड कर देंगे, राजस्थान जीके। और चूंकि अभी टाइम पूरा है, 15-15 घंटे पढ़ो भाई, कौन रोकता है। पढ़ने में कोई यार मेहनत होती है क्या, ये बताओ। आप कहोगे ना गुरुजी मेहनत तो होती है। अरे तो यार वो किसान जो खेतों में फावड़ा चलाता है, वो जो ग्वाला भैंस चढ़ाता है, ऊपर छतरी तानता है, नीचे पाँव में कीचड़ रहती है, क्या उससे भी ज़्यादा मेहनत होती है क्या। गद्दों पे पड़े रहते हो उल्टे सुलटे, कभी कुर्सियों बैठ जाओ, कभी लेट के पढ़ लो, आराम से खूब पढ़ाई होती है। अब मैं तो खैर देखो बैठ करके मेरी स्टडी 5-6 घंटे की थी, मैं तो बेड पे लेट जाया करता था, कभी उल्टार कभी सुल्टार, किताब के साथ हाँ पढ़ाई चल रही है, मज़ा आ रहा है, कभी नोट्स बना रहा हूँ। जब मन किया कि नहीं यार बेड पे थकान नींद सी आ रही है, कुर्सी पर भी जैसे कि निद्रा आ रही है, तो अपने पाँव में जूते डाले, किताब हाथ में ली, इधर से उधर उधर से इधर, लेफ्ट राइट बोलता हुआ मैं पढ़ता हूँ, बोलता हुआ उससे बात करता हुआ। जायसी को पढ़ रहा हूँ तो यार जायसी तू क्या बढ़िया आदमी था, तूने क्या लिखा है यार, देखता नहीं इतनी किताबें लिख दी, इन किताबों में तुमने ये लिखा है। अरे जायसी यार एक बात बता, तू वैसे भी शारीरिक रूप से इतना मजबूत नहीं रहा, तेरी आत्मा कैसी मजबूत हो गई, क्या लिखा है। और फिर उसके दोहे को गाओ, फिर तुलना करते चलो, कभी तुलसी से कभी सूर से, और यही आनंद है। इससे आपका बोलने चालने का जो फ्लो है और ऐसा शानदार निखर के आएगा कि मज़ा आ जाएगा। तो मित्रों ये मामला हुआ अपना फर्स्ट पेपर का। टाइम टेबल बना के आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब बात करते हैं हम हिंदी को लेकर के। अच्छा, अब हमको ये सेकंड ग्रेड हिंदी और फर्स्ट ग्रेड हिंदी का कैसे अध्ययन करना है। तो देखिए आप इन दोनों में क्या अंतर मानते हैं। भाई हिंदी साहित्य का इतिहास है, दोनों में कॉमन है, ग्रामर है, दोनों में कॉमन है। हाँ 2-3 टॉपिक जो है सेकंड ग्रेड में ग्रामर के ज़्यादा है, लेकिन दोनों में कॉमन है। भारतीय काव्यशास्त्र दोनों में कॉमन है। एक आध टॉपिक आगे नीचे हो जाएगा भाई, इस एक में एक दोष है, एक में दोष नहीं है, एक में गुण है, एक में गुण नहीं है, बस अंतर बस वही है। और फिर अंतर किस चीज़ का है, अंतर केवल इस चीज़ का है कि जो फर्स्ट ग्रेड में सृजनात्मक लेखन लगा हुआ है, सृजनात्मक लेखन या कहें कि पत्र लेखन, ये चीज़ जो है ये किस में नहीं है, ये सेकंड ग्रेड में नहीं है। और जो सेकंड ग्रेड में आप देखते हैं तो सेकंड ग्रेड में आपको अलग से पढ़नी पड़ती है क्या, शिक्षण विधि। तो वो तो हिंदी की ही शिक्षण विधि है, बहुत मज़ेदार है, सबसे आसान है। इसमें तो मैथ के से नंबर आते हैं, इसके तो 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 के 20 कर सकते हो आप। तो शिक्षण विधि सेकंड ग्रेड में, और इसमें 9+10 की NCERT ये किताब बढ़ गई। और सेकंड ग्रेड में भाषा विज्ञान, भाषा के उद्भव और विकास से जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चन बढ़ गए। और सेकंड ग्रेड में स्नातक लेवल के पाठ बढ़ गया, स्नातक स्तर के पाठ। और ये जरूर थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, इसमें सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई और कुछ गद्य रचनाएं, कहानियाँ, वो परिंदे, एक और जिंदगी, बहुत शानदार इंटरेस्टिंग कुरुक्षेत्र रचना लगी हुई है, असाध्य वीणा वगैरह। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड से भी ज़्यादा बड़ा सिलेबस सेकंड ग्रेड का है। लेकिन अब फर्स्ट ग्रेड हिंदी के साथ में यदि आपने ये टॉपिक और पढ़ लिए तो इसके लिए आपके लिए 2-3 घंटे का टाइम आप एक्स्ट्रा निकाल लो, स्नातक स्तर के पाठ पढ़ लो, NCERT जो आप 11-12 पढ़ रहे हैं उसमें 9-10 को और जोड़ लो, और शिक्षण विधि के लिए आधा 1 घंटे का टाइम अलग से निकाल लो, ये लो।
तो फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करने से सेकंड ग्रेड में आपको केवल 3-4 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है दोनों पेपरों के लिए। राजस्थान जीके पढ़िए आप 2 घंटे और 2 घंटे आप इसके लिए टाइम निर्धारित कर लीजिए। अभी से पढ़िए, इंतजार मत कीजिए कब वैकेंसी आ रही है, कब पेपर हो रहा है। ये सवाल एकदम मिथ्या है। कितनी सीट हैं, ये सब बकवास स्टूपिड सवाल हैं। बस आपको पेड़ में कितनी पत्ती है, कितनी डाली है, चिड़िया कहाँ बैठी है, चिड़िया कैसे घूम रही है, उसकी आंख कहाँ है, सब नहीं, आपको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। तो वो पहलू आप 2022 में पेपर लिखेंगे, ये सत्य, ये सब जानते हैं कि इतना बड़ा सत्य एकदम भयानक अजगर की तरह अपना विशाल मुंह खोले हमारे सामने खड़ा है। और हमारे पास सवाल क्या है, वैकेंसी कब आ रही हैं, आ रही हैं तो पहले कौन सी आ रही हैं, आ रही हैं तो उनमें सीटें कितनी कितनी हैं। और इन सवालों में हमारी एनर्जी नष्ट होती जाती है। पढ़ने वाला तो 6 महीना पहले से, जब कोई सुबुगाहट नहीं थी तब भी फर्स्ट ग्रेड की डूब के तैयारी कर रहा है। और ऐसे विद्यार्थी रेस में सबसे आगे रहते हैं। हमारे पास समय नहीं है, केवल 24 घंटे। मैं चाहता हूं कि इस समय आप 10 घंटे अध्ययन करें। जो मेरे प्रबुद्ध विद्यार्थी हैं और जो कॉलेज सहायक प्रोफेसर में कुछ वेटिंग पर चल रहे हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है, उनको मेरी ये सलाह है कि अभी तुरंत अपनी फर्स्ट ग्रेड की सीट रिजर्व कर लो। उसके 4 महीने बाद ही आपको कॉलेज लेक्चर का पेपर मिल जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ना ठीक है, हमने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ करके भी तो हम ऊंचाइयाँ प्राप्त कर पाते हैं। तो मित्रों ये पहलू है, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से, इस पद्धति से अपना एक निश्चित टाइम टेबल बना लो। वैसे मैं मानता हूँ कि टाइम टेबल को फॉलो करना इस धरती का सबसे कठिन कार्य है। और मुझे अपने छात्र जीवन में याद आता है कि टाइम टेबल रोज़ बनाना और 2 दिन बाद उसे फाड़ देना, फिर नया चस्पा कर देना। गोंद की डिब्बियाँ ख़त्म हो जाया करती थी, दीवार पूरी गंदी हो जाया करती थी। तो मोटा मोटा टाइम टेबल बना लीजिए भाई। इस समय टोटल आप कोशिश कीजिए कि 10 घंटे आपकी स्टडी इस साल हो। इस साल का मतलब आपके पास लगभग आधा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, 2.5 महीने आप 10 घंटे का टाइम निकालिए। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम जॉब भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वो 5 घंटे का टाइम निकाल लीजिए। और जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगी वो 5 घंटे को बढ़ा के 10 घंटे पे ले आओ और 10 घंटे वाले उठा के 14-15 घंटे पे ले आओ। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है यार। ये साधना केवल 5-6 महीने की तो है। अरे रीट में आप घसियारे की तरह लगे रहे 3-3 साल। रीट आपसे खेलता रहा और आप जो है सोचते रहे कि हम चलो ये है वो है वो है। 3 साल की मेहनत जितनी आप रीट में लगाते हो, इतनी आप इस सेकंड फर्स्ट ग्रेड की कंबाइंड तैयारी केवल 6 महीने कर लो। तो मित्रों इसलिए, और देखो मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जो रीट में फेल हो गए लेकिन स्कूल लेक्चर में टॉप कर गए। और एक तो ऐसी मेरी विद्यार्थी है जो कॉलेज लेक्चरर बन गई, टॉप कर गई पिछले बैच में, लेकिन वो रीट में फेल हो गई थी एक टाइम। तो ये ऐसा नहीं है कि हाय राम अब क्या होगा, हे खुदा मेरा तो रीट में नहीं हुआ तो मैं कैसे डिजर्व कर सकती हूँ, अब मैं सेकंड ग्रेड किस मुंह से बनूंगी, मैं फर्स्ट ग्रेड कैसे बन सकता हूं क्योंकि मैं तो रीट में ही फेल हो गया। अरे मेरे भाई, रीट का मामला दूसरा है। अब सेकंड ग्रेड के लेवल से आपकी विषय विशेषज्ञता शुरू होती है। अब एक बात बताओ, बहुत सारे लोग आईएएस बन जाते हैं लेकिन वो पटवारी नहीं बन सकते। अब आपकी तो छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। मैं तो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूं, ईमानदारी से कहता हूं, आप मुझे रीट की परीक्षा में बिठा दो, मैं फेल हो जाऊंगा। क्लियर है, क्योंकि मैं क्या बनाऊंगा उसमें, हिंदी की शिक्षण विधि बना दूंगा, थोड़े बहुत जीएस के सवाल बना दूंगा, हिंदी की कुछ ग्रामर बना दूंगा, लेकिन वो संस्कृत वाला अयम ग्रहम गच्छामि वगैरह वगैरह वो सब कुछ नहीं बनाऊंगा। मैं फेल हो जाऊंगा। मैं सुनो, मैं खुलेआम कह रहा हूं, यूट्यूब पर हजारों विद्यार्थी मुझे देखते हैं और सुनते हैं। मैं अपनी भावना में उदात्त हूं और एकदम ईमानदार हूं। मैं फेल हो जाऊंगा तो अब मैं उसे फेल हो जाऊंगा, लेकिन कॉलेज सहायक प्रोफेसर का पेपर मेरे लिए आप 15 मिनट छोड़ दो, मैं आपको उसमें पहली रैंक ला के दिखाऊंगा। तो मित्रों ये कोई बात नहीं है कि हम वहाँ नहीं कर सके इसलिए हम यहाँ नहीं करेंगे। और देखिए, क्षमा करना मुझे, या तो आपको पाँव नहीं रखना चाहिए था, और यदि आपने पाँव रख दिया तो उन सपनों को साकार करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तनाव रखिए मत, किसी प्रकार का दबाव मत रखिए।
आए दिन मालूम चलता है कि वो साइलेंट अटैक आ गया, वो चला गया। अरे यार, जीवन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिर्फ पढ़िए। मुझे यकीन है कि जो विद्यार्थी जुटकर मेहनत करता है वो रेस में सबसे आगे रहता है। हालांकि एक बात ज़रूर है, मेरी आत्मा मुझसे एक सवाल पूछती रहती है अक्सर। वो ये पूछती रहती है कि यार सीटें मिला जुला के तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हिंदी में 2500 के आसपास आएंगी। मैं 5000 विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाऊँ, जबकि मुझे पता है कि बाकी के 2500 तो फेल होने वाले हैं। तो मित्रों, ये बात सही है कि कंपटीशन है, आप रेस में आगे रहिए। और मैं मेरा सपना है कि मेरे पढ़ने वाला हर विद्यार्थी सफल हो। हालांकि मेरे इस सपने को आप बखूबी पूरा कर रहे हो, मुझे पता है। यदि कोई फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार बाई चांस पास नहीं हुआ तो कोई केवीएस में सेलेक्ट हो गया, कोई डीएसएससी में चला गया, कोई एनवीएस में चला गया। इतना मज़ेदार रिजल्ट मिल रहा है कि कुछ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है जब मुझे मालूम चलता है कि पूरे भारतवर्ष में हिंदी के विद्यार्थियों का लगभग 50% रिजल्ट मुझे आप लोग दे रहे हो। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी का बाइस नहीं है। तो मित्रों, ये बात है। बस एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मित्रों, एक शेर आता है गालिब का, और वो संदर्भ में बहुत सटीक लिखा है विजयदेव नारायण शाही ने कि जो पद्मावती की प्राप्ति के लिए एक भयानक महायुद्ध हुआ रतन सेन में और अलाउद्दीन खिलजी में, उसी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ जाता है तो देखता है कि जिस सत्यम शिवम सौंदर्यम की कोमलतम भावनाओं का पुंज पद्मावती, जिसके लिए उसने इतना बड़ा युद्ध किया, आज वो सामने एक राख के ढेर है। जौहर कर लिया, राख के ढेर बनी हुई है। तो उसको ऐसे, उस राख को मुट्ठी में उठाते हुए ये कहकर फेंका अलाउद्दीन खिलजी ने, छार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दीन उठाए प्रथमी झूठी। बात बिल्कुल सही है। हर उस व्यक्ति को यह संसार झूठा प्रतीत होगा जो अपनी अभिलाषाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है। वही कहता है कि जीवन व्यर्थ है। और मित्रों, जब वो राख को कुरेद रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी महोदय, तब वो गालिब के शेर को उद्धृत किया है विजयदेव नारायण शाही ने कि जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। अरे जिस दिल की प्राप्ति के लिए तूने रक्तपात भयानक महासंग्राम किया, आज वो जलकर राख में मिल गया है। अब तुम्हारे क्या इरादे हैं कि तुम इस राख को कुरेद रहे हो। तो मित्रों, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ गालिब के माध्यम से, जब वो कहा उन्होंने कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आखिर से न टपका तो लहू क्या है। बस इस लहू को आंख से टपका दो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पिंच बोलो, अरे गुरुजी लो टपक गया लहू, यार ऐसा नहीं। हर बात का एक व्यंजना सौंदर्य होता है। हम तो हिंदी वाले हैं। इतना परिश्रम करो, इतना परिश्रम करो 5 से 6 महीने कि आपकी कलम, आपकी किताबें ही आपसे कह देंगी कि मित्रवर विजय होगी समर। ये नहीं कि विजय ना होगी समर, विजय ही होगी समर। और अपने स्वास्थ्य का ऐसा अच्छा ध्यान रखो कि एग्जाम टाइम में आप बहुत सतर्क रहो। और मेरे विद्यार्थी जो कॉलेज सहायक प्रोफेसर इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मैं परसों से क्लासेज प्रारंभ कर दे रहा हूँ। इन्हीं प्रोजेक्टों को पूरा करने के कारण मैं अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। पहले मेरी बड़ी जिम्मेदारी ये है। और कॉलेज सहायक प्रोफेसर का साक्षात्कार देने जा रहे विद्यार्थियों को मेरी एक सलाह है कि वो अपने तबीयत का विशेष ध्यान रखें। मालूम चले कहीं स्कूटर, गाड़ी घोड़े से टांग तोड़ा ली, हाथ तोड़ा लिया, तो कैसे जाओगे आप वहाँ इंटरव्यू देने। ऐसे बेल्ट बंदी होगी, बोला गुरुजी मैं आई कम इन, ऐसे बोलेंगे। वैसे कम इन मत बोलना आप, सर मैं अंदर आ सकता हूँ ऐसे बोलना, क्योंकि कम इन में कमीन शब्द जैसा लग जाता है। कई बार हम हिंदी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगे नवयुवक और नवयुवतियाँ ध्यान रखें कि हिंदी के इंटरव्यू में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना करें। यदि सॉरी भी बोलना है तो सर क्षमा करें। हाँ, सर सब जरूर अंग्रेजी का है, लेकिन हिंदी ने इसका दिल चुरा लिया है, ये चल जाएगा। क्योंकि श्रीमान कहने से तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई ज़्यादा बड़ा उन पर जैसे कुछ थोप रहे हो, तो सर, लेकिन सॉरी की जगह क्षमा करें शब्द का प्रयोग बोलें तो बेहतर रहे, और इस शब्द का प्रयोग ना हो तो और भी बेहतर है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो बीमारी है
ये सब ज्ञान ध्यान को सब घुटनों में ले आती है। फिर वो पूछते मेंबर कुछ है, हम बोलते कुछ और हैं। तो मित्रों, ये आज का एक संवाद मैंने आपको इसलिए कायम किया कि मुझे उम्मीद है कि मेरे पास जो ये 200-250 फ़ोन रोज़ आ रहे हैं ये शायद थोड़े कम हो जाएं, क्योंकि आज जो है हमारी मैडम वो इसी इंतज़ार में बैठी रह गई कि कब इसके फ़ोन ख़त्म हो और कब ये मेरे को बाहर गोलगप्पे और कुछ चाट पकौड़ी खिला के लाए। और वो बैठी रह गई क्योंकि मेरा प्रण था कि मैं फ़ोनों को निपटाऊंगा पहले और उसके बाद जो है। अब एक चीज़ और है, फ़ोन के संदर्भ में मुझे याद आया कि कई बार मैं खाना खा रहा हूँ या कहीं और हूँ तो फ़ोन पे मिस कॉल आ जाते हैं क्योंकि मैं उठा नहीं पाता। अब मेरी क्या एक आदत है कि जब तक मैं उस अदृश्य रहस्य सत्ता का ज्ञान न प्राप्त कर लूँ तब तक मेरे मन में भी खलबली होती है कि ये कौन था, क्यों फ़ोन किया होगा, क्या इसको काम हो सकता है, कहीं ये कोई मेरा मित्र तो नहीं, कहीं मेरा कोई स्टूडेंट तो नहीं, क्या जानना चाह रहा है। तो मैं उसको कॉल बैक करता हूँ। अब आज ऐसा प्रकरण घटित हुआ कि मैंने ऐसे आज 2 बार कॉल किए और दोनों बार उठाने वाले व्यक्ति ने कहा कि यहाँ कौन। और मित्रों, इस सवाल को सुनने के बाद में मेरी रूह कांप जाती है। ये सबसे भयानक सवाल है कि कौन। फिर मैं आत्मस्थ हो जाता हूँ, मैं पहचानने की कोशिश करता हूँ कि मैं वास्तविक रूप में मैं कौन। और फिर मैं अस्तित्ववाद से लेकर के और अल्बेर कामू के अजनबीपन तक चला जाता हूँ और वास्तव में मैं दार्शनिक बन जाता हूँ। और वो तो देखो आप, आषाढ़ का एक दिन में जब वो लौट करके आते हैं साहब, आपने पढ़ा होगा मात्रगुप्त, जो कालिदास बन चुका है मात्रगुप्त, वो लौट के आता है और मल्लिका वही मेघ गर्जन और वही परिवेश, वही जो है हिमखंड और वही कुटिया उसमें रहती है, लेकिन उसका अब समय बदल चुका है। वो विलोम की पुत्र की माँ भी है, तो मेघ गर्जन आसमान में होता रहता है। कालिदास आया है, फटे हाल वस्त्र हैं, दाढ़ी बढ़ गई है उसकी। तो मल्लिका जो देखती है उनको ना पहचानती, तो कहती है कौन। जैसे कि मेरे 2 विद्यार्थियों ने आज कहा कि कौन, तो कालिदास कहता है कि ना पहचानती हो। ना पहचानना स्वाभाविक है, क्योंकि अब मैं वह नहीं हूं जो मैं वह था। और सच पूछो तो मल्लिका, मैं खुद भी नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। तो मुझे फिलॉसफर आप बना देते हो, इसलिए मैंने आज से क्या है एक नई चिटिंग शुरू की। और नई चिटिंग वो की जैसे नए नए प्रेमी प्रेमिका में जो प्रेमिका होती है वो अपने प्रेमी के फ़ोन पे मिस कॉल मारती है, पूरा कॉल नहीं करती, क्योंकि अब उसकी गर्ज है वो अपने आप कॉल कर लेगा। क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में ये बड़ा करीबी अनुभव मेरा रहा है कि प्रेमिका हमेशा अपने फ़ोन को रिचार्ज अपने प्रेमी से करवाती है, अब वो उसको जो है मिस कॉल मार के छोड़ देती है। ऐसे मैंने ये टेक्निक ले ली वहाँ से। अब भाई मैं हो गया ज्ञानी, बुद्ध हो गया। अब जैसे वो मेरे को कॉल करते, मैं नहीं उठा पाता, तो मैं उनको पूरी घंटी ना मार करके क्या करता हूँ, ट्रिक, जैसे 1 घंटी जाएगी मैं काट देता हूँ कि बेटे को आवश्यकता होगी ना तो अभी अपने आप कॉल कर लेगा, अन्यथा तो फिर उठाएगा और पूछ लेगा यार कौन। और कौन के बाद भाई फिर मौन। तो इसलिए मुझे क्षमा करें यदि आपको लगे कि यार सर की ये कौन सी नई आदत है कि मिस कॉल ही मार के तुरंत फ़ोन काट लेते हैं। तो उसकी जो समस्या मैंने आपको बताई कि मैं अस्तित्ववादी, मैं जो है अजनबीपन के शिकार ना हो जाऊं, इसलिए मैं केवल मिस कॉल मारने का वादी हूं कि उसको आवश्यकता है तो वो दोबारा मुझे कॉल करके पूछ ही लेगा। तो मित्रों, ये पहलू है। तो ये रही आज की बातचीत। तो कीजिए इस युद्ध को। इस युद्ध में मैं ही आपके लिए कृष्ण हूँ, मैं ही आपके लिए अर्जुन हूँ, मेरा ही रथ है, मैं ही सारथी हूँ। आप तो सिर्फ बैठिए और बाण चलाइए। पर ये जो ज्ञानोपदेश के जो बाण है ये ऐसे मारिए कि जो यह अज्ञानता और बेरोजगार का अंधकार समाप्त हो जाए। ये आज की हमारी बातचीत। इतना ही कहने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आपका मित्र, आपका दोस्त अर्जुन सिंह। नमस्कार।